आप इनका चेकअप करा लो, ये गांजा फूंक के बनाते हैं प्रश्न। क्या आप कलेक्टर या उस फोर्स से डर गए? दूसरा, वहाँ बच्चियों के साथ छेड़छाड़ होने लगी थी, पुलिस प्रशासन का हमें कोई सपोर्ट था नहीं। ये प्रशासन का तानाशाही रवैया नहीं नजर आ रहा आपको? कोर्ट ने पेनल्टी लगाने की बात की आयोग के ऊपर। लेकिन उसमें आयोग क्या करेगा? वो तो कोर्ट में चल रहा है, कमलनाथ जी ने तो उलझा दिया उसको। आयोग जानबूझकर इस मामले को सुलटाना नहीं चाह रहा है। ये भी हो सकता है कि 87-13 को तब तक होल्ड किया जाए जब तक अगले चुनाव ना आ जाए। इस बार के नोटिफिकेशन में तो प्री का भी कट ऑफ छुपा लिया गया कि अगर तुम हमसे कुछ मांगने आओगे तो हम तुमसे तुम्हारा वो भी छीन लेंगे जो तुम्हारे पास पहले था। अब पढ़े लिखे उतने होते तो चीज़ों को समझ पाते। ईगोइस्टिक हैं, उन्हें लगा कि अगर हमने अभी बात मान ली तो हर बार बात माननी पड़ेगी, तो सरकार इस पर डिसीजन तो नहीं दे पाएगी कि इनसे हम तोप मांगेंगे तभी हमें तमंचा देंगे। तो क्या उस पोस्ट के माध्यम से आप ये साबित करना चाहते थे कि इंदौर का प्रशासन बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश का प्रशासन बहुत अच्छा है? वो ना राहत इंदौरी साहब कहते हैं, झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। आप भी वही कर रहे हो, बस मैं आपका साथ दे रहा हूँ। अब जब रिजल्ट आएगा तो उनका यदि तीनों में सिलेक्शन हो गया तो 3 सीट तो खराब होगी। आप इस रणनीति को समझिए कि वैकेंसी निकालना है लेकिन उसको कोर्ट के जाल में फंसाना है, ये निश्चित है। उसके लिए गंजेड़ियों को रखना बहुत जरूरी है। क्या सोशल मीडिया छात्रों को बिगाड़ रही है? क्या सोशल मीडिया से पहले छात्र बिगड़े हुए नहीं थे? तो क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती कि सरकार से इस पर सवाल करे? भारत का विपक्ष हो या राज्य का विपक्ष हो, मुझे लगता है कि वो बहुत गहरे नशे में। समय रैना और एल्विस यादव से आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी। आज 2024 में वही द्रौपदी कह रही कि मेरे कपड़े फाड़े जाएं। कि सोसाइटी इनको ज़्यादा पसंद करती है। उसमें जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा पे किसी कोई आपत्ति नहीं हुई। मैं उसको समझाने के लिए गया, आपत्ति मेरे ऊपर है कि तुम उसको क्यों समझा रहे हो। ऐसा टकराव होगा कि सभ्यता और संस्कृति की गाड़ी चूर चूर हो जाएगी। आपको नहीं लगता इस देश में जिस प्रकार से जातिवाद और धर्मवाद बढ़ रहा है, क्वेश्चन में बोलो कि अंध धर्मवाद, अंध जातिवाद बढ़ रहा है, एक्सट्रीम हो गया। छात्रों की आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो सुबह उसमें जिंदा होता है और रात में उसमें मर जाता है, और कई मुक्ति लेके चले भी जाते हैं जिन्हें हम सुसाइड कहते हैं। पेपर लीक को कैसे रोका जा सकता है? प्रश्न ये पूछो कि पेपर लीक क्यों हो रहा है। क्या ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियन के दबाव में काम करते हैं? जिस राज्य में पेपर लीक हो समझ जाना कि वहाँ के मुखिया का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। 8 सालों में उन छात्रों की उम्र निकल गई। उम्र निकल नहीं गई सर, उनकी उम्र खत्म हो गई। खत्म हो गई। मध्य प्रदेश का युवा सपने कब मजबूरियां याद हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार 11 महीने में 44,000 करोड़ का कर्जा ले चुकी है। वो बात अलग है, आप तुम्हें जो काम कर रहे हो उसमें तुम खुशी ढूंढ रहे हो, ढूंढना और खुशी होने में फर्क है। चंबल के बीहड़ में यूं तो कई डकैत यानी बागी पैदा हुए, लेकिन समय बदलते ही चंबल की माटी का रंग कुछ यूं बदला कि वहाँ के युवा चीटिंग नहीं करते, पेपर में मेहनत करके पास होते हैं और IAS IPS बनते हैं। उसी कड़ी में चंबल की गलियों का एक होनहार लड़का अरविंद भदौरिया आज छात्रों के बीच अरविंद सर के नाम से मशहूर हैं, जिन्होंने हाल ही में छात्र हित के लिए कई मुद्दे उठाए। अरविंद सर नया पार कोचिंग के संस्थापक भी हैं। सर, आपका स्वागत है पॉडकास्ट विद शिवम में। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, चंबल के अरविंद भदौरिया से शिक्षक अरविंद भदौरिया बनने की कहानी, जर्नी कैसी रही? जर्नी चंबल की तरह रही, उतार चढ़ाव वाली। चंबल में आप अगर देखोगे जितने भी युवा हैं उनका एक ही सपना होता है, देश सेवा में, आर्मी में चले जाना। वो सपना मेरा भी रहा। सपना थोड़ा बड़ा था कि बाकी सब सिपाही स्तर पे जाते हैं, मैं फ़ौज में अधिकारी बनना चाहता था। ऐसा हुआ भी, NDA क्लियर हुआ, SSB क्लियर हुआ, पर शायद किस्मत को मंजूर नहीं था। तो मेडिकल में कुछ समस्याएं थी, DNS था, रेक्टोडिएड्रम था, तो परमानेंट अनफिट हुआ, तो उम्मीदें टूटी। चंबल तो वैसे बागियों के लिए फेमस भी है। नहीं, बागियों के लिए फेमस है या बागियों के लिए बदनाम है, दो अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल। बदनाम तो किया जा रहा है। बागी का मतलब होता है जो अधिकारों की मांग करने के लिए खड़े हो। बिल्कुल। बस अधिकारों के मांग करने का तरीका गलत था। हमारी पीढ़ी आई, हम इस बात को समझे। अधिकारों की मांग हम अब भी कर रहे हैं, बस तरीका कानून के अनुसार है, तो और आगे भी रहेगा ऐसा। आपने कभी MPPSC या UPSC की तैयारी की है या एग्ज़ाम दिया है? हाँ, वही मैं बोल रहा था कि जब सेना में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेडिकल अनफिट हो गए, तो किसी ने ये सलाह दी कि सिविल में ट्राई कीजिए। बिल्कुल। वहाँ मेडिकल नहीं होगा आपका। तब मैंने UPSC के लिए ट्राई किया, अदर टेस्ट के मेंस इंटरव्यूज़ फेस किए, जैसा कि अधिकांश टीचरों ने किया होगा। अंत में असफलता हाथ लगी, तो जो सब लोगों ने किया वो मैंने किया। असफलताओं का ज्ञान लेके बच्चों के बीच आ गया और टीचर बन गया।
अभी की स्थिति देखकर क्या लगता है कि छात्रों को कंपटीशन एग्ज़ाम में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, वर्तमान स्थिति में जो परिस्थितियां हैं केंद्र और राज्यों को लेकर, मैं छात्रों से ये कहूँगा कि एग्ज़ाम को लेके आकर्षण तो रखें, लेकिन विकल्प के रूप में कुछ चीज़ें रखें। जैसे जो बच्चे 21 से 25 साल के बीच में हैं, वो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगा आप उस पर बहुत कांस्टेंट होकर काम करें। 24 से 25 साल की उम्र होने के बाद विकल्प भी तैयार रखें। और जिस प्रकार से अब सिनेरियो बदल रहे हैं इकोनॉमी के, जी तो एंटरप्रेन्योरशिप आ रहा है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बिल्कुल। तो अब बच्चों में उस तरफ रुझान आने की ज़रूरत है और सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है और अच्छे प्लेटफॉर्म उपलब्ध भी हो रहे हैं। तो बच्चों को अब बंटने की ज़रूरत है, मैं तो ये सलाह दूंगा। छात्र तैयारी क्यों करें? MPPSC में 158 पद आ रहे हैं। SI की वैकेंसी 2017 में लास्ट आई थी। पटवारी परीक्षा होती है लेकिन घोटाले हो जाते हैं। छात्र करे तो करे क्या? जाए कहाँ? नहीं, ये नकारात्मकता है, मुझे ऐसा लगता है। चीज़ें सिस्टम के अनुसार ही चलती हैं। हम यही क्यों सोचते हैं कि सिर्फ नौकरी के लिए ही तैयारी हो रही है? बिल्कुल। इसमें एक व्यक्तित्व विकास भी हो रहा है। लेट लतीफ़ी एग्ज़ाम का वो सरकार का फेल्यूर जताता है। ऐसा ही नहीं, वर्तमान सरकार, बिल्कुल इससे पहले भी सरकारें नहीं, क्या लेट लतीफ़ी नहीं हुई? बिल्कुल हुई है। तो सरकार के ऊपर आक्रोश न जताते हुए उन व्यक्तिगत नीति निर्माताओं के ऊपर आक्रोश जताना चाहिए जिनको हमने जिताकर भेजा है, कि हम आपके भरोसे ही तो ये सब चीज़ों को देख रहे थे। बिल्कुल। लेकिन छात्र का धर्म और छात्र का कर्म क्या है? आप केवल तैयारी कर सकते हो, नीतियाँ नहीं बना सकते। बिल्कुल। तो आप एक ही उद्देश्य से लग रही कि हमें केवल और केवल तैयारी करनी है। नीति बनाने वाले नीतियाँ बनाएंगे, और अगर नीतियाँ अच्छी नहीं बन रही हैं तो हम नींव पर काम करेंगे, ऐसे लोगों को भेजेंगे जो शानदार नीतियाँ बना सकें। छात्र की यदि तैयारी कर रहा है, मान लीजिए उसके आचरण का विकास हो रहा है, अच्छा मनुष्य बन रहा है, लेकिन वो बेरोजगार रह गया तो क्या फ़ायदा फिर? हाँ, तो इसमें समाज का फेलुअर है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलुअर है, और उस प्रशासन प्रणाली का फेलुअर है जिनके भरोसे वो छात्र युवा आगे जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज का युवा दो मानसिकताओं से गुजर रहा है। आप मध्य प्रदेश के युवाओं को ज़रा ध्यान से देखो। वो युवावस्था तो पा रहा है, बिल्कुल। पर वो जैसे ही जाता है ना, वो सीधे प्रौढ़ावस्था पहुंच रहा है। वो बीच का समय उसका कहीं गायब सा हो रहा है। वो 4x4 एक कमरे में एक बेड सीट पर किताबों को पढ़ते हुए इस उम्मीद से कि समय पर वैकेंसियाँ आएंगी, पर्याप्त मात्रा में वैकेंसियाँ आएंगी, समय पर रिजल्ट आएंगी, पर ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। और जब ऐसा होता हुआ नहीं दिखेगा, अव्यवस्थाएं दिखेंगी, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये अव्यवस्थाएं आक्रोश में बदलती हैं, बिल्कुल। और इस आक्रोश की जो अभिव्यक्ति है वो आंदोलनों के रूप में देखने को मिलती हैं। आयोग के बाहर MPPSC छात्रों के लिए एक शिक्षक को आंदोलन करने की क्यों जरूरत पड़ी? इस प्रश्न को थोड़ा सा मैं और सही तरीके से प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये किसी शिक्षक का आंदोलन नहीं था। आप उसमें पार्ट तो थे। हाँ, ये आंदोलन छात्रों का था, छात्रों के लिए था। बिल्कुल। शिक्षक भी एक छात्र ही होता है। वो मेरी नज़र में वो शिक्षक सबसे अच्छा शिक्षक होता है जो सीखने का शौकीन हो और सीखने की प्रक्रिया में लग्न हो। मैं आज भी क्लासेस लेने जाता हूँ तो पढ़ के ही जाता हूँ। बिल्कुल। तो मैं भी छात्र हुआ ना, तो मेरे ऊपर ये ठप्पा लगा देना कि मैं एक शिक्षक के तौर पर वहाँ प्रेजेंट था, नहीं, छात्र हूँ, छात्र के हित में। बस ये कह सकते हो कि मैं सीनियर छात्र हूँ, वो जूनियर छात्र थे। आपने कितनी सूत्री मांग को लेकर आंदोलन किया था और सरकार ने कितनी मांगों को पूरा किया अभी तक? 5 सूत्री मांग थी। हालांकि इस जो आंदोलन हुआ था उसके आप प्रोस्पेक्टस को समझिए कि उसमें MPPSC सिविल के बच्चे थे, फॉरेस्ट के बच्चे थे, असिस्टेंट प्रोफेसर के बच्चे थे, सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे थे। तो मांगों का एक लास्ट में पुलिंदा तैयार होता चला गया, धीरे धीरे बढ़ती गई मांगें। और जब हमारी मीटिंग अंदर हो रही थी डेप्यूटी सेक्रेटरी के साथ या किसी के साथ, तो उनके आचरण और व्यवहार से हमें इतना तो समझ में आ रहा था कि तुम इसमें 10 मांगे या बढ़ा दो या घटा दो, उनके कान में जू तक नहीं लगने वाली। लेकिन इस आंदोलन के करने का उद्देश्य हम बच्चों को, जितने भी बच्चे सुन रहे हैं उनको समझना है। उद्देश्य ये था कि ना केवल हमारी मांगें मानी जाएं, सरकार तक ये मैसेज पहुँचे कि ये मध्य प्रदेश का छात्र अब एकजुट हो चुका है। अगर इनके साथ अन्याय होता है तो ये अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए उस हद तक वहाँ पर रुके रह सकते हैं जो विधि विधान के विरुद्ध ना हो, लेकिन जायज़ मांगों के लिए सरकार के सामने डटकर खड़े भी रहें। और ये मैसेज कलेक्टर साहब के द्वारा CM साहब तक पहुंचा। और मेरा ये मानना है कि अगर मैसेज मुखिया तक पहुंच चुका है
मुखिया ने उस पर ट्वीट भी किया है। अब सीएम से बड़ा इस राज्य में कोई नहीं है, और इस राज्य में जो सरकार बनी है वो राम राज्य का, राम का नाम लेकर ही सत्ता में आए हैं। अब हमारे सीएम साहब को ज़रा ध्यान से देखना, माथे पर तिलक लगाते हैं, कट्टर हिंदू हैं। क्या एक हिंदू अपनी जबान से पलट सकता है? उन्होंने आश्वासन दिया है ना, ट्वीट किया है ना। अब उस ट्वीट को करने के बाद अगर वो अपनी बातों को बच्चों के बीच तक नहीं पहुंचा पाए, बच्चों में विश्वास नहीं जगा पाए, तो बच्चे उनके प्रति आक्रोशित क्यों हो रहे हैं जो आंदोलन कर रहे थे? उनका काम था अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा देना जो सर्वमुखी है, सर्वोच्च है। अब उसके बाद उन्होंने बात नहीं मानी, तो अब हमारा आक्रोश सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति होना चाहिए। दोबारा रात 8 बजे आप आह्वान करते हैं आंदोलन की ख़त्म होने के एक दिन पहले कि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा जिलों से आएँ, 55 जिले से छात्र आएँ, और तड़के 4 बजे आपने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी आपने स्वयं। जी। तो क्या आप कलेक्टर या उस फोर्स से डर गए या प्रशासन से डर गए? अरविंद सर डरे क्या उस फोर्स को देखकर? इस प्रश्न की ज़रा गहराई समझिए और सब बच्चों को भी समझना होगा। आंदोलन किसी के डर से ना तो शुरू होते हैं ना ख़त्म होते हैं। आंदोलन शुरू होते हैं जो आक्रोश है या किसी का रवैया है उसकी प्रतिक्रिया के विरुद्ध, कि आपने हमारी जायज़ मांगों के प्रति वैसी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं की, तो हम उस आक्रोश की अभिव्यक्ति के रूप में आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन में नारेबाजियाँ हुई, जिसमें आगे बढ़कर मैंने बहुत नारेबाजियाँ की। बिल्कुल। मेरा एक स्टेटमेंट यहाँ तक था कि अगर 699 भी होंगी तो भी मैं इस आंदोलन को ख़त्म नहीं करूँगा। ये मैंने मंच पर खड़े होकर बोला था। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो छात्रों को तो बोल ही रहा था, ये मैसेज मैं सरकार को देना चाहता कि हम इतने हटी हैं कि हम 699 लेकर नहीं जाएंगे। और मेरे मन में ये था कि इनसे हम तोप मांगेंगे तभी हमें तमंचा देंगे। बिल्कुल। क्योंकि जिस प्रकार का रवैया है तानाशाही का, वो इतनी आसानी से झुकने वाले नहीं थे। तो जैसा कि आपने पूछा था कि आपने आह्वान किया बच्चे आएँ, तो वो बच्चे आए। इंदौर की सभी कोचिंगों का समर्थन मिला, सभी बच्चों का समर्थन मिला, और उस समर्थन का प्रभाव ये हुआ कि सरकार का जो नकारात्मक रवैया था वो सकारात्मकता में बदला। एमपीपीएससी के इतिहास में जितने भी आंदोलन हुए हैं, ये एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसमें हम केवल ज्ञापन सौंप कर नहीं आए। कलेक्टर साहब ने आकर हमारी बात सुनी और कलेक्टर साहब के द्वारा ये बात सीएम तक पहुंची। मुद्दा ये है कि जब हमारे पास सकारात्मक प्रतिक्रिया होने लगी तो फिर इस आंदोलन को आगे चलाने का औचित्य क्या था? बिल्कुल। वो लिख कर देने के लिए राजी नहीं होते, ये उनके रवैये से समझ में आने लगा था। बिल्कुल। और मैं ये मानता हूँ कि जब बात राम राज्य की है तो अब तो बातों में भरोसा किया जा सकता है ना। बिल्कुल। सरकार ने ट्वीट कर दिया, ये भी तो एक प्रकार से लिखित ही माना जाएगा। बिल्कुल। तो ये कि डर गए ये या कंपनसेशन कर लिया या कंपनसेट हो गए, ये मुझे लग रहा है कि उन छात्रों के द्वारा फैलाई गई अफवाह है जो आंदोलन का भी हिस्से थे ही नहीं। और जो वहाँ पर हिस्से थे उनसे पहले वोटिंग कराई गई है। ये आप सब बच्चों ने देखा होगा कि ये बातें हो रही हैं, इसमें शामिल हैं कि नहीं। दूसरा ये भी समझना कि 16 फरवरी को एग्ज़ाम था। बिल्कुल। जो बच्चा पढ़ने वाला था उसके लिए कितना नुकसान होता। बिल्कुल नुकसान होता। दूसरा वहाँ बच्चियों के साथ छेड़छाड़ होने लगी थी, पुलिस प्रशासन का हमें कोई सपोर्ट था नहीं, माइक की व्यवस्थाएं दी नहीं गई थी। तो कुल मिलाकर ये जो गांधीवादी तरीके से आंदोलन चल रहा था, अहिंसात्मक तरीके से जो आंदोलन चल रहा था, उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व डाल दिए गए थे कि ये निश्चित रूप से आंदोलन हिंसात्मक रूप ले लेता। ये कई गुटों में आंदोलन बंटना शुरू हो चुका था और उसमें छात्रों का अहित होना स्वाभाविक था और कुछ छात्रों को उसमें चिन्हित कर लिया गया था। तो अगर हमारी बात शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से गांधी मार्ग अनुसरण करते हुए सुनी जा रही है, तो उसके लिए हमें उग्र होने की आवश्यकता क्या है? आप खुद देखिए सर, बिहार में इसी से संबंधित आंदोलन हुआ। अब दोनों आंदोलनों में बिहार की छवि क्या समझ रहे हैं आप? वहाँ के छात्र कैसे हैं? कम से कम मैंने अपने राज्य की इज्जत तो बचाई। बिल्कुल बचाई। मुझे नहीं मालूम प्रशासन मेरे राज्य से कितना प्यार करता है। मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। बिल्कुल। मेरे लिए मेरा राज्य बहुत आगे है। बिल्कुल। मेरे छात्रों की छवि बहुत आगे है। बिल्कुल। तो अगर सरकार को झुकाना है बिल्कुल। तो एक कदम हमें भी झुकना होगा। बिल्कुल। रिजिडता किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आज देखो बिहार में लाठीचार्ज भी हुआ, फिर भी उन्होंने अपनी बातों पर जैसे के तैसे रवैया अपनाए हुए हैं। और हमारी मांगें उनसे बहुत अलग थी। वहाँ था हाँ या ना करना, या तो एग्ज़ाम रद्द करो
एक ही था, एग्ज़ाम रद्द करो, दूसरा कोई उनका कॉन्सेप्ट नहीं Concept नहीं था। हमारे पास सिस्टम समझिए, वैकेंसी निकालना सामान्य विभाग से आएगा, पूरा प्रोसेस होगा। अब जिस बच्चे को ये बात नहीं मालूम तो वो पीएससी करने के लिए फिर प्रश्न चिन्ह है ना उसके ऊपर भी, क्योंकि उसे प्रोसेस ही नहीं मालूम कि कैसे आती हैं। बिल्कुल। आंदोलन इस उद्देश्य से हुआ था कि हम अपनी आवाज़ को, अपनी एकता को, अपनी इंटेंसिटी को इस बार ऐसे पहुंचाएं कि हम हर बार की तरह नहीं करने वाले हैं। आप हमको सीरियस लीजिए, हमको मुद्दों में रखिए, हम छात्र हैं, वोट बैंक नहीं। अच्छा, आपकी मांग जो थी वो 700 पदों की थी। जी सर। लेकिन पद आए 158, फिर आपने समझौता कर लिया इतने? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल समझौता नहीं किया। 1 जनवरी को फिर से आंदोलन, जैसे ही न्यू संगठन बैनर तले ये आंदोलन हुआ था, बिल्कुल मैं उसका हिस्सा था। बिल्कुल। हिस्सा ऐसे हुआ कि मैंने अपनी जान झोंक दी, मैंने उसमें आमरण अनशन कर दिया, तो वो देखने में लग रहा है कि वो मेरा आंदोलन है। बिल्कुल, Actually वो एकदम न्यू संगठन- स्पष्ट नजर आ रहा है। न्यू संगठन का आंदोलन था, पर मैं बच्चों के बीच उनके अपनेपन के लिए खड़ा रहा। न्यू संगठन ने 1 जनवरी को फिर से आंदोलन की घोषणा कर दी जब उन्हें लगा कि सरकार अपने वादे से मुकर गई। चूँकि जिस दिन आंदोलन ख़त्म हुआ, मैं 4:20 या 4:30 बजे के आसपास बेहोश हुआ। अधिकांश बच्चों को शायद नहीं मालूम, मेरी हार्ट रेट 38 के आसपास पहुंच गई थी। वो शरीर का ऐसा स्ट्रक्चर हुआ कि 6 से 7 दिन में बीमार रहा और संपर्क से हो नहीं पाया। 1 जनवरी को जो आंदोलन होना था उसकी जानकारी मुझ तक नहीं पहुंची, और जब तक वो जानकारी मुझ तक पहुंची, मैं उस समय शहर में था ही नहीं, मैं गुजरात में था, और मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं 6 घंटे में गुजरात से इंदौर आ जाऊँ। स्वास्थ्य भी उतना मेरा साथ नहीं दे रहा था, तो मुझे बहुत लेट जानकारी मिली उसकी। अगर मैं इंदौर में होता, मैं निश्चित तौर पर फिर से छात्रों के साथ खड़ा होता, ये मेरा वादा है। जिस प्रकार राधे जाट और रंजीत किसान वंशी को प्रशासन ने उठाया घर से उनके, ये प्रशासन का तानाशाही रवैया नहीं नजर आ रहा आपको? नहीं, तानाशाही की जगह कायरता शब्द यूज करना चाहिए। आप ये समझिए कि जैसे राधे जाट जी हैं, रंजीत किसान वंशी जी हैं, ये कोई ऐसी मांग के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए बच्चों को लेकर जो जायज़ ना हो। जैसे कि 87-13 6 साल से अटका हुआ है। युवाओं की बात करने वाला ये सरकार का पूरा प्रशासन जब युवाओं को ही नज़रअंदाज करेगा, तो युवाओं की मांग करने के लिए छात्र नेताओं को आगे आना पड़ेगा। वो छात्र नेता के रूप में आगे आए। उनका व्यक्तिगत क्या इंटेंशन है, वो आंदोलन के दौरान हमें बहुत अच्छा लगा कि वो छात्रों का हित ही चाह रहे थे। और जब छात्रों के हित पूरे नहीं हुए, 158 पोस्ट आई, छात्रों उनसे नाराज़ भी हुए, पर उन्हें मालूम है कि उनका एक ही उद्देश्य है छात्रों का हित। वो फिर से आंदोलन पर गए। आपने बोला भी था कि गद्दे यही हैं, हम दोबारा आ जाएंगे। दोबारा आ जाएंगे, मैंने नहीं, सभी लोगों ने बोला। उसमें राधे जाट सर थे, रंजीत रघुवंशी सर थे, किसान वंशी सर थे, गोपाल सर थे, बहुत से लोग थे जिन्होंने इस चीज़ के लिए सहमति जताई कि आंदोलन हम फिर से शुरू कर देंगे, और उसमें अधिकांश बच्चे इस बात के लिए सहमत भी थे। फिलहाल एग्ज़ाम मेरा ज़्यादा प्रायोरिटी में था कि एग्ज़ाम ना बच्चों का बिगड़ जाए, क्योंकि वो अपनी जिद पर आते तो 8-10 दिन और बैठे रहते शायद, और परिणाम फिर कैसे आते वो पता नहीं थे। तो इससे अच्छा कि एग्ज़ाम ना बिगड़े, क्योंकि पोस्टपोन्ड एग्ज़ाम होता नहीं। तो उनको जो उठाया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डर रही है सरकार। वो सरकार आवाज़ दबाना चाह रही है। उनको लग रहा है कि ये छात्रों को समझ में नहीं आएगा कि हम उनके साथ गलत कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है छात्रों को अभी बात समझ में आ गई कि सरकार युवाओं के नाम पर, छात्रों के नाम पर शायद वो वादे पूरी तरह से पूरे नहीं कर पा रही जो मन से खोखले वादे के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे मैं मोहन सरकार जी का ही ले लूँ मैं, कि 2.5 लाख पद के लिए उन्होंने बोलते हैं कि हम 2.5 लाख पद निकालेंगे सरकारी नौकरियों में, और अमूमन बयानबाजी अखबारों में भी ऐसी देखने को मिलती हैं। जिस राज्य में हमारे मुखिया 2.5 लाख पद निकालने का दावा कर रहे हैं, क्या उस राज्य में इतने बड़े संस्थान जिसे हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कहते हैं, क्या उसके पास 700 पद नहीं होंगे? अगर उसके पास 700 पद हैं तो फिर जो वित्त विभाग है वहाँ पे अनुशंसा जाती होगी, तो वित्त विभाग खजाना खाली होगा। तो या तो मुखिया ये क्लियर करे कि हमारे खजाने खाली हैं, या मुखिया ये कहना बंद कर दे कि हम मन से जो बोलते हैं वो झूठ है। दो में से कोई एक बात बोले। अब ये बात छात्रों को समझ में आ गई है, पर कुछ छात्र अभी भी जो उनको लगता है कि आंदोलन का फेलुअर है, वो आक्रोश न्यू संगठन पर या उन टीचरों पर निकाल रहे हैं जिन्होंने उनका साथ दिया, जबकि ये आक्रोश उनको शासन के प्रति निकालना चाहिए था जिन्होंने वादा खिलाफी की है। मेरा ये मानना है। आपकी मांग थी कि 87-13 वाले मामले को सुलझाया जाए और 100% पे भर्ती दी जाए, लेकिन उसमें आयोग क्या करेगा? वो तो कोर्ट में चल रहा है, कमलनाथ जी ने तो उलझा दिया उसको। शायद मालूम नहीं है कि कोर्ट ने फटकार लगाई है आयोग को।
कोर्ट का ये कहना है कि ये मुद्दा मेरा रहा ही नहीं। आयोग जानबूझकर इस मामले को सुलटाना नहीं चाह रहा है, कोर्ट की तरफ से क्लियर हो चुका है। आयोग के लॉयर से भी मेरी बात हुई, जब डेप्यूटी सेक्रेटरी सर से हम लोग मिले थे ना, तो ये बात लॉयर तक को मालूम नहीं है कि कोर्ट ने पेनल्टी लगाने की बात की आयोग के ऊपर, ये इसको पब्लिक नहीं करना चाह रहे हैं। तो कोर्ट का डिसीजन आपको पता है क्या? नहीं, जब बात पब्लिक ही नहीं है तो मैं कैसे इसके लिए प्रूफ दे सकता हूँ। दबाव तो इस चीज़ के लिए बनाया गया कि जो कोर्ट का डिसीजन है, जो कोर्ट ने पेनल्टी लगाई, उसको पब्लिक किया जाए। पर 87-13 का पेज इतना क्लिष्ट हो चुका है कि आयोग को ही नहीं मालूम है कि इसमें होना क्या है, नहीं तो 6 साल में इसका मुद्दा सुलझ नहीं जाता। कोर्ट ने तो पल्ला झाड़ लिया है कि भाई हमारी तरफ से क्लियर है। अब जो अधिवक्ता है वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये भी हो सकता है कि 87-13 को तब तक होल्ड किया जाए जब तक अगले चुनाव ना आ जाए, क्योंकि भारत ही क्या, भारत के सभी राज्यों में आप देखिए, छात्रों को, महिलाओं को, किसानों को, पिछड़े वर्गों को सिर्फ संतुष्टि का एक माध्यम ही तो बनाया जाता है। तो उन्हें मालूम भी है कि गलत सरकार कर रही है वादा खिलाफी करके, लेकिन उन्हें मालूम है कि छात्र गुस्सा उनके लिए होंगे जो उनके अधिकारों की मांग कर रहे थे, और वही कर रहे हैं छात्र। पिछली सरकार का भुगतान 87-13 आपको लगता नहीं कि ये जो खराब किया है, यथास्थिति रहनी चाहिए थी, कमलनाथ जी ने गलत कर दिया ये सब करके? देखिए, कमलनाथ जी ने जो किया उसका दुष्परिणाम छात्र भुगत रहे हैं, और मोहन सरकार सुधारना नहीं चाह रही है, उसका भी दुष्परिणाम सरकार छात्र ही भुगत रहे हैं। कोई सरकार हो, मेरे को तो मानना है ऐसा, व्यक्तिगत बात करूँ तो कोई सरकार इस डिसीजन पे एकदम ये खुल के फैसला नहीं करेगी कि मैं ये डिसीजन दे रही हूँ। यदि वो ओबीसी की साइड यदि डिसीजन दे देगी तो ओबीसी वोट बैंक कट जाएगा, यदि जनरल की साइड दे देगी तो फिर जनरल वोट कट जाएगा। तो सरकार इस पर डिसीजन तो नहीं दे पाएगी। देखो, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति तो नहीं हूँ, है ना, मेरा काम टीचिंग से रिलेटेड है, और मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये मुद्दा कोर्ट में है। आरक्षण को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, आपको जानकारी होगी ही, कि 75 साल पर्याप्त हैं, अब आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए। तो आरक्षण भारत में फ़िलहाल राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए और आवश्यकता की दृष्टि से देखा जाए, बहुत संवेदनशील मुद्दे बने हुए हैं, और इन मुद्दों पर बोलने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय भी नहीं है, और शायद उतनी बुद्धिमत्ता भी नहीं है, स्पेशली मेरे पास। आपकी मांग थी कि मुख्य परीक्षा की कापियाँ दिखाई जाएं, लेकिन इस बार के नोटिफिकेशन में तो प्री का भी कट ऑफ छुपा लिया गया। तो ये बताते हैं वो जिनको ये लगता है कि कंप्रोमाइज़ किया गया है, जिनको ये लगता है कि सर डर गए, उनका मैसेज बहुत स्पष्ट है कि अगर तुम हमसे कुछ मांगने आओगे तो हम तुमसे तुम्हारा वो भी छीन लेंगे जो तुम्हारे पास पहले था। तो अब इस पे फिर से वही है कि छात्रों को समझना होगा कि हमें नाराज़गी आखिरकार किसके प्रति रखनी है। क्या प्रशासन के प्रति नाराज़गी रखी जा सकती है? जैसे आंदोलन के दौरान वहाँ पे जो स्टाफ हमारी सुरक्षा के लिए था, सिपाही साहब थे, एसआई साहब, टीआई साहब, एसीपी साहब, वो रात भर दिन भर, हम जागे तो वो भी जागे। तो क्या हम उनको दोष दे सकते हैं? मेरा जवाब है नहीं। क्या हम एडीएम साहब, कलेक्टर साहब को दोष दे सकते हैं? मेरा जवाब है नहीं। ये तो पुर्जे हैं, दोष तो सिस्टम का है। वो सिस्टम बनाया किसने? आपने और हमने। तो जैसा सिस्टम बनाएंगे वैसा दिखेगा। देखिए, सिस्टम या मैं कहूँ सरकार किसी राज्य की वैसी होगी जैसी वहाँ की जनसंख्या है या जनता है। अगर जनता समझदार है तो सरकार समझदार होगी, और जनता अनपढ़ है तो सरकार अनपढ़ होगी। जनता को पढ़ाई का महत्व नहीं है तो सरकार को भी पढ़ाई का महत्व नहीं होगा, और जनता में छात्र नहीं है तो सरकार छात्र के हित की कभी बात ही नहीं करेगी। और इस देश का दुर्भाग्य यही है कि राजनीति का जो मुद्दा है ना, उसमें छात्र कभी केंद्र में आया ही नहीं, कभी नहीं आया। जैसे लाडली बहना योजना राजनीति का मुद्दा है, वो कभी धरने पर नहीं बैठेंगे कि मेरा पेमेंट डाला जाए। उन्हें मालूम है कि इससे वोट बैंक होगा। छात्र हर राज्य का, भारत में किसी भी राज्य को देखिए एग्ज़ाम को लेकर धरने पर बैठता है, क्योंकि वो राजनीति के कभी केंद्र में रहा ही नहीं। उन्हें मालूम है कि ये तो लाठियाँ खा के शांत हो जाएंगे, ऐसे नहीं तो वैसे शांत हो जाएंगे। छात्रों को शांत कराने का तरीका अच्छा है, क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए। एक एफआईआर उनका जीवन खत्म कर देगी। वो बस उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि मेरी वजह से किसी बच्चे का भविष्य खराब ना हो, मध्यम मार्ग अपनाने की आवश्यकता पड़ी तो मैंने अपनाया। इस आंदोलन में अरविंद सर का व्यक्तिगत कितना नुकसान हो गया? आंदोलन कभी व्यक्तिगत नहीं होते हैं सर। व्यक्तिगत नुकसान कितना हुआ? मैं फिर से बोल रहा हूँ, आंदोलन कभी व्यक्तिगत नहीं होते। आंदोलन समूह का होता है,
राज्य का होता है, राष्ट्र का होता है। अगर नुकसान होगा तो समूह का होगा, राज्य का होगा, राष्ट्र का होगा। फ़ायदा होगा तो समूह का होगा, राज्य का होगा, राष्ट्र का होगा। अब नुकसान और फ़ायदा मैं दिखा सकता हूँ, तो आप उसमें मेरा व्यक्तिगत जोड़ सकते हैं। नुकसान ये हुआ है कि भरोसा कम हुआ है लोगों का। अब लोगों का बोलो, राज्य का बोलो या राष्ट्र का बोलो। अब जिस राष्ट्र में भरोसे की कमी है वो राष्ट्र 2047 तक विकसित बन जाए, ये बड़ा मुश्किल है। फ़ायदा ये हुआ है कि यूनिटी दिखी है, अपने अधिकारों की मांग करने का जो गांधीवादी तरीका है, जो अहिंसात्मक तरीका है, जो अनुशासन हम लोगों ने दिखाया है, वो अनुशासन आगे वाले बच्चों के लिए एक मिसाल है कि हमें अपने अधिकारों की मांग भी करनी है, लेकिन उस लोक व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं करना है, उस प्रशासन को डिस्टर्ब नहीं करना है, उस मर्यादा को डिस्टर्ब नहीं करना है, जिससे हमारे राज्य की छवि राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हो जाए। तो ये दो चीज़ें इस आंदोलन से सीखने को मिली। कुछ असफलताएं हैं, कुछ सफलताएं हैं। समझने वाले के लिए सफलता असफलता के मायने अलग हो सकते हैं। आप चाहते थे कि इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग हो, जी जो इंटरव्यू का नंबर है 175 से 100 कर दिए जाएं, जी। लेकिन उनको बढ़ाकर 185 कर दिया। ये तो नुकसान हो गया आपके साथ। मैं फिर से बोल रहा हूँ ना कि आंदोलन इस उद्देश्य से किया गया था। और अच्छा, अनुग्रह रूप से ये आंदोलन हुआ था कि हम सिर्फ आपसे निवेदनात्मक आए हैं, हमारी आदेशात्मक शैली नहीं थी। तो उन्हें ये लगा कि शायद कि अगर इनकी बातें अभी मान ली जाएंगी तो भविष्य में ये फिर आकर दरवाजे पे खड़े होंगे। तो उनको ये स्ट्रिक्ट मैसेज दो कि हमसे अगर तुम कुछ मांगोगे तो हम बचा हुआ भी तुम्हारा छीन लेंगे। और यहाँ तक कि मैं डिप्टी सेक्रेटरी जी को मैं कोट करना चाहूँगा। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल नहीं है, बिल्कुल। मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बोला था कि हाँ 100 नंबर के इंटरव्यू की बात चल रही है और इसको तो हम लोग लिखित में भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर बाद में अंदर क्या बातें हुई, चार दीवारी के अंदर उनका व्यवहार बहुत अलग होता है, बाहर व्यवहार बहुत अलग होता है। क्या आपको लगता है कि आयोग जानबूझकर गलत प्रश्न बनाता है जिससे उस पर छात्र आपत्ति लगाएं, फिर उस आपत्ति में जो 100 रुपये फीस रखी जाती है, 100-150 रुपये, वो उन तक मिले, फिर वो फाइनल आंसर की निकालते हैं? आप इसे एक मॉडल को समझिए ज़रा, जैसा आपने शब्द यूज किया ना, जानबूझकर। आप ये समझो कि इस पूरे मॉडल में हमारे राज्य से लेकर, छात्रों से लेकर पूरी व्यवस्था में कहाँ चोट पड़ रही है कि अगर एक प्रश्न गलत होता है और MPPSC अदर स्टेट के बच्चे भी देने आते हैं। आप ये समझो कि दिल्ली में अगर बच्चा कोई UPSC की तैयारी कर रहा है, वो अगर बिहार का एग्ज़ाम देने जाता है तो बोलता है बिहार के पेपर का प्री का लेवल बड़ा अच्छा था, राजस्थान के प्री का लेवल बड़ा अच्छा था। लेकिन जब वो MP के लिए आता है और उसमें उसे 2-4 प्रश्न हर साल गलत मिलते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश में जो कौशल विकास है, जो कौशल मानव संसाधन है, जिन्हें हम प्रोफेसर्स कह रहे हैं, उनकी छवि इतने स्तर की धूमिल हो रही कि क्या इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये 100 प्रश्न बना पाएँ। पहली तो हमारी ये दुर्दशा हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश की कि हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है एजुकेशन के मामले में। अब दूसरा छात्र पर आइए कि प्रश्न टिक कुछ और लगाया, उत्तर आपने बाद में कुछ और दिया। इसके दो इम्पैक्ट हो रहे हैं छात्र पर। पहला है कट ऑफ डिस्टर्बेंस हो रहा है उसका। बिल्कुल। 100 में से अगर 2 गायब कर दिया, 98 बचे, तो कट ऑफ बढ़ गया और उसके 2 वही गलत हुए जो दूसरों के सही नहीं थे। फिर उसको लगाने के लिए वो कोर्ट में जाएगा, ये भी फ्री नहीं है, उसका पैसा आप लेते हो, वो भी नॉन रिफंडेबल है। फिर बच्चा उस प्रक्रिया में फंसता है। तो एक तो आर्थिक रूप से, दूसरा समय के रूप से उसका नुकसान होता है। और उसका आधा दिमाग तो वहीं डला है कि अंदर है या नहीं, तो उसका मेंस भी खराब हो रहा होता है। तो अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि जानबूझ के किया जा रहा है, तो मैं ये कहूँगा नहीं, अनकॉन्शियस माइंड में हो रहा है उनसे। एक्चुअली आयोग होश में नहीं है। आप इनका चेकअप करा लो, ये गांजा फूंक के बनाते हैं प्रश्न। मैं किसी भी समिति में जो बैठे हैं वहाँ पर, ये नशा करके या ड्रिंक करके या फिर दूसरों की भावनाओं को आहत करने के लिए इस प्रकार के प्रश्नों को सेट करते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की छवि को धूमिल करने की कसम खा रखी है। तो अगर मैं इनको ये बोल दूं कि ये राज्यद्रोही हैं, तो मेरे लिए शब्द कम नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों की वजह से हमारे मध्य प्रदेश की योग्यता राष्ट्रीय स्तर पर शून्य दिखाई दे रही है। बात केवल PSC की नहीं है। हर राज्य प्रश्न सेट करता है, उनके सही रहते हैं। UPSC सेट करता है, उनके सही रहते हैं। मध्य प्रदेश की ऐसी स्थिति क्या है कि गलत कर देती है? इंटेंशनली किया जा रहा है ना। अब इसमें एक और राजनीतिक बात मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन किसी सरकार के लिए कितना आसान है सरकारी नौकरी निकालना और फिर उस सरकारी नौकरी में एक ऐसा पेच फंसा देना कि उसकी प्रक्रिया बढ़ जाए। तो जब छात्र कहेगा सरकार से कि आपने हमारे लिए सरकारी नौकरी नहीं निकाली,
तो सरकार कहेगी हमने तो निकाल दिया, कोर्ट में फंसा हुआ है, और यही हो रहा है 87-13 को लेकर। तो जब तक वो प्रक्रिया क्लियर नहीं होगी, नई वैकेंसियाँ नहीं आ सकती। तो तुमको ये लगेगा कि मैं सरकारी नौकरी तैयारी कर रहा हूँ, और मैं पूछ रहा हूँ कब से कर रहे हो, तो बोलोगे 2019 का रिजल्ट नहीं आया अभी, आज 2024 चल रहा है, 25 शुरू हो गया। 5 साल में सरकारें बदलती हैं, अर्ध कुंभ हो गया है मध्य प्रदेश में। आप इस रणनीति को समझिए कि वैकेंसी निकालना है, लेकिन उसको कोर्ट के जाल में फंसाना है, ये निश्चित है। उसके लिए गंजेड़ियों को रखना बहुत ज़रूरी है। ये पेपर जानबूझकर गलत किए जाते हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि एनी हाउ बच्चों को इस प्रोसेस में फंसा के रखना, और रखने में सफल हो रहे हैं वो। किसी भी एग्ज़ाम को देख लो आप। अच्छा, आपने ऐसी बात करी, मेरे को एक चीज़ याद आ गई। मेरे एक भैया हैं, बड़े भैया, अन्नू राजपूत हैं वो। उनका हर बार जो सिलेक्शन हो रहा है MPPSC में, उनका जो रिजल्ट है होल्ड हो जा रहा है 13% में 3 साल से। अब जब रिजल्ट आएगा तो उनका यदि तीनों में सिलेक्शन हो गया तो 3 सीट तो खराब हो गई। अच्छा, आप यहाँ तक सोच रहे हो, मैं ज़रा नेगेटिव उनका ये तो अन्नू भैया की आपने जिनका नाम लिया, उनके बारे में आप ये बोल रहे हो कि वो 3 सीट खराब हो रही हैं। किसी ने उनकी मनोस्थिति टटोलने की कोशिश की है? उस इंसान को पिछले 4 साल से यही नहीं मालूम है कि वो फेल है कि पास है। बिल्कुल। उस इंसान को रात में नींद कैसे आ रही होगी? और वो इंसान आगे किस चीज़ की रणनीति बनाए, जब उसे अपनी कमियां नहीं समझ में आ रही हैं, अपना मूल्यांकन समझ में नहीं आ रहा है। तो जिस राज्य का युवा अपना मूल्यांकन करने में सिर्फ इसीलिए असक्षम है कि उसकी जो कार्यप्रणाली है राज्य की, वो इतनी घटिया है कि युवाओं को डिप्रेशन में डाल रहे हैं। अगर अन्नू जैसे लोग अधिकारी बन भी गए तो तुम सोचो वो कितना डिप्रेशन लेके जा रहा होगा। और ऐसे डिप्रेशन अगर हम प्रशासन में लाते हैं तो इसमें राजनेताओं का ही भला है, क्योंकि डिप्रेस्ड लोग ही गुलामी कर सकते हैं, और वही हो रहा है। कुछ कोचिंग संस्थान जो हैं वो टॉप आने वाले छात्रों की रैंक खरीद लेते हैं, जिससे उनका व्यवसाय बढ़े और नाम हो कोचिंग संस्थानों का, ज़्यादा एडमिशन मिले। कितनी सच्चाई इस बात पे? ये संस्थानों का आंतरिक मामला है, मैं ज़्यादा गहराई में तो इन बातों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इसके लिए कुछ गाइडलाइन भी राष्ट्रीय स्तर पर भी जारी हुई थी। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई बच्चा जिस भी संस्थान में पढ़ता है तो स्वाभाविक है कि मेंस कोई कहीं से करता है, प्री कहीं से करता है, टेस्ट सीरीज़ कहीं से लगाता है, इंटरव्यू कहीं से करता है। तो ये संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रोग्राम को डिक्लेयर कर दें कि ये वाला बच्चा सिलेक्ट तो हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ से इसने केवल टेस्ट सीरीज़ का काम किया है, जिससे बच्चों को स्पष्ट मैसेज जाए। पर वो होता क्या है कि संस्थान कुछ लालच में आकर या अपनी छवि को सुधारने के लिए या फिर जो भी उनका इंटेंशन होता है वो फ़ोटो लगा देते हैं। लेकिन छात्रों को भी समझ में आता है। कुछ छात्र जो नहीं समझ पाते हैं वो बहकावे में आ जाते हैं और शिकार हो जाते हैं उस मार्केट का। तो मैं तो सभी संस्थानों से इतना ही कहूँगा कि जो जेन्युइन बच्चा है, आपके यहाँ फाउंडेशन का बच्चा है तो लिख दो कि हमारे यहाँ फाउंडेशन पढ़ के गया है। सिलेक्ट होने के बाद बच्चे इंटरव्यू भी देते हैं, मैंने देखे हैं। उन बच्चों का भी नैतिक दायित्व है कि उन कोचिंगों को सजेस्ट किया जाए जिनसे सच में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, जहाँ बैठकर तुम पढ़े हो, जहाँ तुमने आंसर राइटिंग की है। किसी के यहाँ इंटरव्यू या मॉक देने से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो केवल आपने अभ्यास किया था वहाँ पर। इंटरव्यू तो आपकी पर्सनैलिटी का एक ऐसा पैराग्राफ है जो शुरू से लेकर एंड तक आपको सिखाया जाता है, और वो आपने क्लास के दौरान सीखा होगा। इंटरव्यू एक दिन का कोई प्रतिक्रिया नहीं है, वो तो एक ऐसी अनुक्रिया है जो आपको रोज़ सीखनी है। क्या सोशल मीडिया छात्रों को बिगाड़ रही है? आप इस चीज़ को सोचो ना, सोशल प्रश्न में थोड़ा सा चेंज करो। आप ये कहो कि क्या सोशल मीडिया भी छात्रों को बिगाड़ रही है? मेरा कहने का अर्थ ये है कि क्या सोशल मीडिया से पहले छात्र बिगड़े हुए नहीं थे? जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था तो क्या छात्र बिगड़े नहीं थे? तो सोशल मीडिया भी छात्रों को बिगाड़ रही है। इस सेंटेंस को अगर हम रखेंगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बढ़ चुकी है उस चित्रों के लिए। दूसरा, बिगड़ना ना बिगड़ना वो आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है ना। कि सर्प चंदन से लिपटा रहता है तो क्या चंदन विषैला हो जाता है? ये हमने बहुत सुना है बचपन से। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग क्या आरोप प्रत्यारोप का एक जीवन जी रहे हैं सभी लोग। हम किसी का दूसरा पहलू देखने को सोच नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया ने जो हमें दिया है आज, उसको थैंकफुल ना करते हुए हम उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। ये हमारी गलती है कि हम डेटा को रील्स में बर्बाद कर रहे हैं। अदर कंट्री में गूगल देखते हैं, वो वेबसाइट देखते हैं, वो करंट की चीज़ें पढ़ते हैं, वो नई चीज़ें सीखते हैं। जैसे अभी AI का ज़माना है सर, तो AI के ज़माने का आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसे आप भी सोशल मीडिया पे सर, आप इसका यूज़फुल कर रहे हैं, तो मैं कैसे बोल दूँ कि सोशल मीडिया बच्चों को बिगाड़ रही है? हाँ, एक उसका पार्ट है, और इसको अभिशाप ना बनाते हुए सोशल मीडिया को वरदान बनाया जा सकता है। मीडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? मीडिया का काम था सूचनार्थ का,
लेकिन देश का जो स्ट्रीम मीडिया है वो जज बन के बैठा हुआ है। नहीं, आप मीडिया के पहलू को समझिए। मीडिया से ज़्यादा उन्हें हम बोल सकते हैं कि एजुटेनमेंट चैनल बन चुके हैं। उनका काम एजुकेशन देने के साथ साथ इंटरटेनमेंट करने जैसा कुछ होना चाहिए था। तो एजुकेशन उन्होंने हटा दिया, अब केवल वो काम इंटरटेनमेंट करेगा। मीडिया का अर्थ ये है कि धरातल की चीज़ों को सामने लाने का काम करने वाले लोग। बिल्कुल पर वर्तमान में जो ट्रेंड बना हुआ है वो है ऑफिस कल्चर। बिल्कुल। एक एसी रूम में बैठना और अपने आप को वो दिखाने की कोशिश करना जो वो है ही नहीं। खुद सोच कर देखना ज़रा मेरी बात को, जो कुछ खुद है ही नहीं उसके द्वारा बोली गई बात पे आप कितना भरोसा कर सकते हैं। यही हो रहा है। तो मीडिया बड़े बड़े कॉरपोरेट का रूप ले चुके हैं, उनके अपने खर्चे हैं। उन खर्चों को निकालने के लिए उन्हें एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। उन खर्चों को निकालने के लिए उनको वो सब काम करने पड़ेंगे जहाँ से उनको वो पैसा आ सके, और वो पैसा सच्ची खबर और धरातली खबर निकालने से नहीं आता। और याद रखना, ये जो अमृत काल चल रहा है, इस अमृत काल में सबसे बड़ी विशेषता ये है इस राम राज्य में कि यहाँ प्राण भी जाएंगे और वचन भी जाएगा। मैं अगर नाम सही याद कर पा रहा हूँ तो चंद्राकर छत्तीसगढ़ के एक पत्रकार थे, बड़े युवा, बड़े जोशीले पत्रकार सर। उनको मारकर एक सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। तो धरातल पर अगर काम करोगे तो सच के साथ तुमको भी दबा दिया जाएगा। तो वो ना राहत इंदौरी साहब कहते हैं, झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। आप भी वही कर रहे हो, बस मैं आपका साथ दे रहा हूँ। यदि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती है, महिला अपराध बढ़ता है, तो क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती कि सरकार से इस पर सवाल करे? देखो, आप दो पहलुओं को समझना सर। सरकार की आलोचना अगर आप करते हो तो मुझे लग रहा है गलत है। सरकार का काम क्या है? सत्ता में आके दम्भ दिखाना। उनके रौब में कोई कमी नहीं। नहीं, ये तो नहीं है। डेवलपमेंट करना, विकास करना, तो वो कर रहे हैं। और अगर कहीं आपको लगता है कि जैसे आंदोलन को लेकर अभी आपने प्रश्न पूछा कि वो तानाशाही हुए या नहीं हुए, तो मैं मानता हूँ वो दम्भ दिखाना ही हुआ उनका। तो सरकार तो दम्भ दिखाने का काम कर रही है। विपक्ष का काम है कि उस दम्भ उभरती तानाशाही को रोकना। तो सरकार अपने काम में सफल हुई है। भारत का विपक्ष हो या राज्य का विपक्ष हो, मुझे लगता है कि वो बहुत गहरे नशे में है। वो प्रतिक्रिया देना ही नहीं जानते। कोई घटना हो जाती है, वो अनुसरण करते हैं किसी दूसरे का, नकल करते हैं। खुद का उनका बुद्धि विवेक नहीं है, स्टैंड ही नहीं है। और जब तक वो प्रतिक्रिया करते हैं बहुत देर हो जाती है। तो सरकार के लिए इसीलिए भरोसा बना के रख सकते हैं कि विपक्ष को भरोसा है ही नहीं। तो विपक्ष की हालत तो ऐसी हो गई है कि इनको अगर कोई घटना होती तो इनका विचार भी मन में नहीं आता, क्योंकि इतने निष्क्रिय डले हुए हैं ये लोग। भारत में जब तक शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि हम बहुत आगे जा पाएंगे। और उसके लिए विपक्ष को 24 घंटे जिस प्रकार से सत्ता पक्ष में काम हो रहा है, विपक्ष को भी उसी प्रकार से कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। जहाँ सही है उसका सपोर्ट करें, जहाँ गलत हो रहा है उसका विरोध करें, बस यही है। आपने एक पोस्ट डाली थी आंदोलन समाप्त होने के बाद, जिसमें इंदौर के डीएम आपको गन्ने का जूस पिला रहे हैं और पटना के डीएम छात्र को थप्पड़ मार रहे हैं। तो क्या उस पोस्ट के माध्यम से आप ये साबित करना चाहते थे कि इंदौर का प्रशासन बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश का प्रशासन बहुत अच्छा है? नहीं, उसके मैसेज को ज़रा गहराई से समझो। मैसेज इसके लिए नहीं है कि अच्छा और बुरा कौन है। उस मैसेज को जो डिकोड कर गया, मेरे नज़र में वो सच्चा राष्ट्रभक्त था। उस मैसेज का मतलब ये कि हर घटना के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल। अब पटना के डीएम ने थप्पड़ मारा, बिल्कुल। अब खुद बताइए, क्या डीएम साहब कभी चाहेंगे अपनी मर्जी से कि किसी बच्चे को थप्पड़ मारा जाए? अव्यवस्थाएं, इस बात को स्वीकार करो। जैसे आंदोलन कर रहे हो बिना अनुमति के, तो ये कानून के विरुद्ध है। बिल्कुल। और वो कानून के अनुसरण करके आपको काम कर रहे हैं, तो उसके फुटेज बनाकर डीएम साहब को बदनाम किया जा रहा है। इंदौर में डीएम साहब ने जूस पिलाया, हम भी कानून तोड़ते तो हो सकता है कि यहाँ के डीएम साहब भी इस प्रकार की घटनाएं कर रहे होते। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर घटना के दो पहलू होते हैं। कि किसी प्रशासन, कोई अधिकारी को लेकर तुम ये बोलो कि नेगेटिव हो जाओ, या किसी नेता को लेकर नेगेटिव हो जाओ। नेता अच्छे भी हैं, कुछ नेता अच्छे नहीं हैं।
प्रशासक अधिकारी अच्छे भी हैं, कुछ अच्छे भी नहीं हैं। तो वो मैसेज ये था कि हर घटना के दो पहलू होते हैं, कोई पूरी तरह से अच्छा नहीं होता, कोई पूरी तरह से बुरा नहीं होता। तो ये मैं मैसेज देना चाह रहा था, ना कि ये कि बिहार और इंदौर के डीएम में क्या डिफ्रेंसिएशन है, क्या ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस घटना का लास्ट वीडियो है वो मेरा, आप देखेंगे आंदोलन का। तो जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि पहलू को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, वो मैसेज था जो कोट कर गया। वो पीएससी की तैयारी जारी रखें, और जो कोट नहीं कर पाए उनको एक बार पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन करना अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर इस एग्ज़ाम के लिए दूसरा एग्ज़ाम ट्राई करना चाहिए उन्हें। समय रैना और एल्विस यादव से आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी है, जिस प्रकार आपकी पोस्ट बहुत ज़्यादा इनको लेकर हैं सोशल मीडिया। आप ये समझिए कि मैं इंडिविजुअली आपको यहाँ दिख जरूर रहा हूँ, मेरे मन में शुरू से ही मैं अपने आप को एक समाज का हिस्सा मानता हूँ। बिल्कुल। तो अगर मैं कोई योगदान कर रहा हूँ तो वो समाज के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल। अगर मान लो मैं पैसे भी कमा रहा हूँ तो उसका एक हिस्सा मैं टैक्स में समाज के रूप में देना चाहता हूँ। बिल्कुल। संस्कृति सभ्यता वाला ये देश है, हम विश्व गुरु बनने की तरफ हैं, हमारी संस्कृति का सभी जगह सम्मान होता है। तो जो संस्कृति में थोड़ा सा भी खलल डालने का प्रयास करेगा, जिन लोगों के आपने नाम लिए वो भी भाई जैसे ही हैं सभी लोग, पर मैं उनको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, भले ही मेरा टोन गलत हो मैसेज देने का, कि तुम जो कर रहे हो वो बहुत गलत है। बहुत गलत है। क्योंकि पैसा मैं भी कमा रहा हूँ, क्या इनके अलावा जो भी समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, मैं कोई भी मेरा वीडियो बता दो कि मैं किसी के प्रति गलत बोल रहा हूँ। आप जो समय रैना का कोई एक शो चलता है उसमें किसी लड़की के कपड़े फाड़े गए, लेटेंट। अब मुझे बताइए, जिस देश में द्रौपदी ने कपड़े फाड़ने पर युद्ध करा दिया, आह्वान किया है कि मुझे कपड़े दिए जाएं, आज 2024 में वही द्रौपदी कह रही कि मेरे कपड़े फाड़े जाएं। तो यहाँ, और दूसरा ये जो सांस्कृतिक विभाग हैं या जो टेलीकम्युनिकेशन मंत्रालय है, ये क्यों नहीं इन पर कोई एक्शन लेते हैं? इस प्रकार के शो की हमें आवश्यकता क्या है? गाली गलौज वाले शो चल रहे हैं, गाली गलौज वाले यूट्यूबर्स आगे आ रहे हैं। बस मेरी उनको व्यक्तिगत उन भाइयों से मेरा व्यक्तिगत कोई लेना देना नहीं है। वो भाई इतना टैलेंटेड है, कोई अच्छी जगह अपना टैलेंट निकालें, पर उनसे सोसाइटी को क्या इम्पैक्ट जा रहा है, उनको बच्चे फॉलो करते हैं। सर दिक्कत ये है ना कि सोसाइटी इनको ज़्यादा पसंद करती है। हाँ, आप एजुकेशन दे रहे हैं जी, मैं अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, आपके फॉलोवर देख लीजिए, मेरे फॉलोवर देख लीजिए, एल्विस यादव के फॉलोवर देख लीजिए, समय रहने आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। जिस चीज़ को जो पसंद कर रहे हैं उस चीज़ पर वीडियो बना रहे हैं वो लोग। जो गलत कर रहा है उसका फेस मेरे पास, तो मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ कुछ, मैं सोसाइटी को बोल रहा हूँ वो बात। तो अगर वो करना बंद, जो चीज़ है ही नहीं उसका विचार सामने कैसे आ सकता है? आपके विचार में ये आ सकता है सर कि आप विधायक बन सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये कभी नहीं आएगा कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्योंकि वो है ही नहीं। तो जो होगा नहीं तो उसका विचार कहाँ से आएगा? तो इसीलिए 100 लोगों को समझाने से अच्छा है किसी एक ऐसे फेस को समझा दिया जाए जो समाज का हिस्सा है, वो भी समाज का हिस्सा है, मैं भी समाज का हिस्सा हूँ, हम दोनों समाज का ताना वाना बुन रहे हैं। बस वो भाई ने थोड़ा गलत दिशा पकड़ ली है, उस गलत दिशा को हम सही दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। उसमें जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा पर किसी कोई आपत्ति नहीं हुई, मैं उसको समझाने के लिए गया, आपत्ति मेरे ऊपर है कि तुम उसको क्यों समझा रहे हो। तो वो बस एक मुद्दा है जो आपने कंसर्न उठाया, मैंने आपको बता दिया। व्यक्तिगत उनसे कोई मेरा वो नहीं है। आपको नहीं लगता इस देश में जिस प्रकार से जातिवाद और धर्मवाद बढ़ रहा है उसका शिकार सबसे ज़्यादा युवा हो रहा है? क्वेश्चन फिर चेंज करो। धर्मवाद जातिवाद हमारे समाज के जड़ों में है, क्वेश्चन में बोलो कि अंध धर्मवाद अंध जातिवाद बढ़ रहा है। एक्सट्रीम हो गया। अंध का मतलब होता है कि जिसमें तुलना करने की शक्ति ना हो। तो जब तुलना करने की शक्ति नहीं होगी तो वो सामने वाले को शून्य समझेगा, और जब कोई शून्य होता है तो उसका दमन होना स्वाभाविक है। तो जितनी जातियां हैं वो अपने आप में सर्वोपरि मानने लगे हैं, उनके अंदर एक भाव आ गया कि दूसरा शून्य है। शून्य है तो उसका प्रभाव भी दिखाना जरूरी है, तुम ताकतवर हो तो उसका भी एक प्रदर्शन करना जरूरी है। तो आपस में वो हो रहा है और इसका सीधा फायदा राजनीतियों को मिलता है। तो ये कहना ज़्यादा सही है कि हम अंध जातिवाद की तरफ, अंध धर्मवाद की तरफ एक्सप्लोरेशन के साथ, बहुत त्वरण के साथ आगे जा रहे हैं, और जितनी तेज़ गति से हम जिस दिशा में जा रहे हैं ऐसा टकराव होगा कि सभ्यता और संस्कृति की गाड़ी चूर चूर हो जाएगी, और वो समय बहुत निकट आ चुका है। इस जातिवाद और धर्मवाद में इनमें इन्फ्लुएंस मेरे को लगता है राजनीतिक पार्टियों का ज़्यादा है, इनके द्वारा ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं, बढ़ावा नहीं, थोड़ा सा इसमें समझना, फ़ायदा लिया जा रहा है।
आप देखो जो राजनीतिक व्यक्ति है वो धार्मिक बातें कर रहा है, बिल्कुल और जो धार्मिक गुरु हैं वो राजनीतिक बातें कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो रोल चेंज कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि राजनीति छोड़ने के बाद राजनीतिक व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति बनने वाला है, और धार्मिक व्यक्ति धर्म छोड़कर वो राजनीति में आने वाला है। तो रोल इंटरचेंज होने वाले हैं। आम जनता की कंडीशन ज्यों की त्यों ही रहेगी। छात्रों की आज सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक्सट्रीम समस्या क्या है छात्रों के लिए? छात्रों की सबसे बड़ी समस्या है छात्र का छात्र बने रहना। एक छात्र, जिसमें आपने नाम लिया था, क्या नाम था भैया का? अनुराज। अनु भैया। अनु राजपूत 2019 में भी छात्र था, 2024 में भी छात्र है। इससे बड़ी उसकी कोई समस्या हो सकती है क्या? इसका एक ही समाधान है कि वो इस छात्र के दुर्गति वाले जीवन से बाहर आ जाए। उसके लिए उसे रोजगार चाहिए, और रोजगार के लिए सरकार तक गुहार लगाने की ज़रूरत है। अकेले लगा नहीं सकते, तो सब लोग जो बेरोजगार हैं, जो छात्रों का छात्र बने रहने से पीड़ित हैं, वो एक साथ खड़े होकर बोल रहे थे कि महाराज अब इस दलदल से बाहर निकालो। अब इस छात्र की योनि, जैसे एक पुरुष योनि होती है, एक महिला योनि होती है, जैसे एक छात्र योनि है। उस छात्र योनि में 4x4 में उसकी कब्र होती है। वो सुबह उसमें जिंदा होता है और रात में उसमें मर जाता है। इस दर्द को कोई नहीं समझ पा रहा है। तो छात्र की सबसे बड़ी समस्या है छात्र मानसिक रूप से प्रताड़ित है, आर्थिक रूप से प्रताड़ित है। उसका एक ही जीवन है, सुबह जगना, पढ़ना और सो जाना। इसका काम क्या है? ना तो रिजल्ट आ रहे हैं, ना वैकेंसी आ रही हैं, ना भर्ती हो रही है। तो वो क्या करेगा अंत में? अंत में कई छात्र इस योनि से मुक्ति भी चाहते हैं, और कई मुक्ति लेके चले भी जाते हैं, जिन्हें हम सुसाइड कहते हैं। तो जब इसको समझेगा कौन? छात्र का छात्र होने की समस्या कौन समझेगा? वो जो कभी छात्र रहा हो, वो जो छात्र जीवन को झेला हो, वो जो पढ़ाई का महत्व समझता हो। अगर किसी राज्य में छात्रों की बात की अवहेलना हो रही है, तो आगे भले ही डॉक्टर लिख लो, ये गारंटी है कि तुम्हारे पास उस लेवल की एजुकेशन तो नहीं है कि तुम छात्र की भावना को समझ जाओ। डिग्रियां फर्जी भी हो सकती। पेपर लीक को कैसे रोका जा सकता है? प्रश्न ये पूछो कि पेपर लीक क्यों हो रहा है। रोका तो तब जाएगा, पाइप फूटा है तो पानी निकल रहा है ना। आप ये बोल रहे हैं पानी को कैसे रोकें। मेरा प्रश्न ये है कि पानी निकल ही क्यों रहा है। तो जब आप देखोगे पानी क्यों निकल रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि ये पानी का जो मात्रा है ना, ये राजनीति की संरचना बनाने में काम आ रहा है, जिन्हें हम चंदा कहते हैं। ये एक प्रकार का एक ऐसा खजाना है जो जनता से लूटकर, जनता के सपनों को तोड़कर एक ऐसी अव्यवस्था फैला देना। जैसे मैंने कहा ना, इसमें कमाई भी होती है। जिस राज्य में पेपर लीक हो, समझ जाना कि वहाँ के मुखिया का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। और अगर मुखिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो ऐसे मुखियाओं को वहाँ से हटा देना चाहिए कि तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है पता ही नहीं है। जब पेपर लीक होगा तो अव्यवस्था फैलेगी, तो सरकार क्या बोलेगी, हमने फॉर्म तो निकाले थे, वैकेंसियाँ भी निकाली थी, पेपर लीक हो गया तो फिर से निकालेंगे हम, 6 महीने और इंतजार करो। तो जो युवा भड़क सकता है, जो आंदोलन कर सकता है, वो वापस से पढ़ाई में लग जाएगा। ये सेफ्टी वॉल्व है पेपर लीक होना। पेपर लीक होने का मतलब है युवाओं के आक्रोश को दबा देना। तुम पेपर, जैसे ही पेपर लीक हुआ फिर से पढ़ाई में लग गए, तो तुम्हें कुछ तो रील्स में व्यस्त हैं, कुछ रैलियों में व्यस्त हैं, कुछ धार्मिक जुलूस में व्यस्त हैं, बचे हुए पेपर लीक की इस प्रोसेस में व्यस्त हैं। क्या ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियन के दबाव में काम करते हैं? देखिए, ये शब्द बोल देना सभी ब्यूरोक्रेट्स की अवहेलना होगी, उनका अपमान होगा। बिल्कुल। सभी ऐसे तो नहीं होते। नहीं होते। आप ये कह सकते हो कि क्या ब्यूरोक्रेट्स किसी सिस्टम के अधीन काम करते हैं, तो ये जवाब सही है। दबाव में काम करना और किसी सिस्टम के अधीन काम करना, दोनों में फ़र्क है। कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो जिंदा दिली से काम कर रहे हैं, उन्हें किसी से डर नहीं लगता। एक दो के नाम तो मैं प्रत्यक्ष रूप से बोल सकता हूँ मध्य प्रदेश में, जिन्हें मैंने खुद देखा है। जैसे खेमका जी, IAS जी का नाम सुना होगा, अशोक खेमका जी IAS रहे हैं। वो सिस्टम के अधीन चले हैं, नियम कानून के अधीन चले हैं, लेकिन किसी के दबाव में नहीं आए। मध्य प्रदेश में कई अच्छे अधिकारी हैं, जैसे मुझे एक नाम याद आ रहा है, विजय यादव STM साहब हैं, क्या शानदार काम करते हैं। एक DSP साहब हैं, मोतीलाल कुशवाहा जी, क्या निर्भीक अधिकारी हैं। तो कुछ अधिकारी हैं जो मेरी नज़र में हैं, इन्हें व्यक्तिगत उतना नहीं जानता हूँ। जैसे संतोष पटेल जी, अभी एक नाम सुना है, बिल्कुल सुना है, मेरे पन्ने जिले से ही। हाँ। तो क्या ऐसा अधिकारी नहीं हो सकता? पुलिस को देख के अगर कोई डर गया तो पुलिस फेल है।
संतोष पटेल जैसे अधिकारी पुलिस के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाने का काम कर रहे हैं और ऐसे अधिकारियों की बहुत आवश्यकता है और ऐसे निर्भीक अधिकारियों की ज़रूरत भी है। तो निश्चित तौर पर संतोष पटेल जैसे अधिकारी आएंगे, शासन प्रशासन की भावनाएं बदलेंगी, पर हमें ये ध्यान रखना है कि प्रशासन से हमें कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। वो करते हैं जो विधि विधान होता है, तो विधि के अनुरूप चल रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आप मुझसे व्यक्तिगत पूछना चाहते हो कि मेरे क्या विचार हैं आरक्षण को लेके, तो मैं आरक्षण का पक्षधर हूँ, लेकिन मैं इसमें इतनी बात जोड़ूंगा कि जो प्रक्रिया से आरक्षण दिया जा रहा है उसका पक्षधर नहीं हूँ मैं। बिल्कुल। और आरक्षण इस उद्देश्य से आया था कि विषमताओं को ख़त्म किया जाए। बिल्कुल। और कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि भाई अब 75 साल हो गए हैं, अब मूल्यांकन करो कि आरक्षण की आवश्यकता है कि नहीं। पर लूप होल सिस्टम ऐसे रहे कि जिन्हें सच में पहुंचना चाहिए था आरक्षण, सच में उन तक नहीं पहुंचा। बिल्कुल नहीं पहुंचा। तो मूल्यांकन ऐसा हो, मेरा तो पूरा विधि विधान नीति निर्माताओं से निवेदन है कि ऐसा मूल्यांकन हो कि भले ही 10 साल और ले लिए जाएं, लेकिन जो वंचित रह गए हैं उन तक अगर नहीं पहुंचा आरक्षण, क्योंकि ये देश में विधान ऐसे चलता है कि 10 दोषी लोग छूट जाएं, एक निर्दोष को सजा ना हो। तो अगर 10 साल और लेने पड़े और पिछड़े वर्ग को जो मुख्य धारा में नहीं शामिल हुआ है, अगर वो आरक्षण के दम पर मुख्य धारा में शामिल हो सकता है, तो अभी और कंटिन्यू किया जाना चाहिए। तो मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मैं आरक्षण का पक्षधर हूँ, पर आरक्षण की प्रक्रिया का विरोधी हूँ। प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए, कम से कम उन लोगों तक मिलना चाहिए जिनको सच में मिलना चाहिए। जो बोर्ड इंटरव्यू करता है पीएससी का, क्या वो जाति के हिसाब से भेदभाव करते हैं? आप इसमें मेरा मानना है कि ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि बोर्ड में जो इंटरव्यू होते हैं वो जाति के आधार पर नहीं, कैटेगराइज या कैटेगरी के आधार पर होते हैं। दोनों में डिफरेंशिएशन समझिए सर। आप इंटरव्यू जाति के आधार पर होना, मुझसे आप पूछोगे, मैं स्पष्ट रूप से मना करूँगा कि ये स्टेटमेंट संभवतः गलत है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कैटेगरी के आधार पर होते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये ऐसा कानून में लिखा हुआ है कि यदि इंटरव्यू बोर्ड में किसी विशेष तबके का कोई व्यक्ति आता है तो उस बोर्ड में उस वर्ग से संबंधित एक प्रतिनिधित्व होगा, उसके आधार पर प्रश्न बनते हैं। ऐसा कानून में विधि सम्मत दिया गया है। तो अगर हम ये प्रश्न कह देते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये कानून पर उंगली उठाना है और विधि पर उंगली उठाना जायज़ नहीं है। तो ये पूरी तरह से अफवाह है, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, बच्चों को भ्रमित करने वाली बातें हैं, बच्चे इसमें ना आए। तो आपने उसमें इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग की बात क्यों कही, किस उद्देश्य से कही आपने? इंटरव्यू में रिकॉर्डिंग की बात ये की कि कभी कभी तुलनात्मक रूप से 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में से 2 पोस्ट हैं, उसमें से तुलनात्मक रूप से लेवल देखा जा सकता है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो उस उद्देश्य से किया गया है ना। बाकी मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऊपर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप अभी लगाना इस स्थिति में ठीक नहीं है। और अगर कुछ रिकॉर्डिंग की बात की जा रही है, कॉपी पब्लिक करने की बात की जा रही है, तो वो इस उद्देश्य है कि पारदर्शिता बनी रहे। और मध्य प्रदेश वैसे भी सुशासन वाला राज्य है, पारदर्शी होने के दावा करते हैं, तो क्यों ना शुरुआत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही कर दी जाए। तो अगर हम हैं लोक पारदर्शी और सुशासन वाले राज्य, तो उसको अप्लाई भी करना चाहिए, बस ये मांग थी। हिंदू राष्ट्र के बारे में आप क्या सोचते हैं? हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को बहुत बृहद करके समझने की ज़रूरत है। मैं इसको इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट में देखता हूँ, ना कि इसको धार्मिक पहनावे के रूप में देखता हूँ। हिंदू कौन है तो राष्ट्र समझ में आ जाएगा। आप इसको धर्म से ना जोड़ें। यदि आप सिग्नल पर गए और रेड लाइट जल रही है और आपने सिग्नल तोड़ दिया, आप हिंदू नहीं हैं। आपने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया सरकारी, आप हिंदू नहीं हैं। जो व्यक्ति पब्लिक प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, पब्लिक नुकसान को इंडिविजुअल नुकसान और पब्लिक फ़ायदे को इंडिविजुअल फ़ायदा माने, मेरी नज़र में वो हिंदू है। और ऐसे लोगों के समूह को मैं हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत शामिल करूँगा। हिंदू राष्ट्र को इस प्रकार से देखा जाना चाहिए सर, जैसे ब्रिक्स होता है कि हम ब्रिक्स कंट्रीज से व्यापार कर रहे हैं या G20 कंट्रीज से हम व्यापार कर रहे हैं। इसी प्रकार से हिंदू राष्ट्र कंट्रीज से हम व्यापार कर रहे हैं। इसको इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट में देखा जाए। पड़ोसी राज्य पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, आर्थिक रूप से हम इतने मजबूत हो जाएं कि हमारा रिसोर्स उन लोगों तक पहुँचे, उनकी आवश्यकता बन जाए। जैसे कि आज चाइना के द्वारा इंपोर्ट करते हैं हम जिन वस्तुओं का, हमारी आवश्यकता है वो, हमें रिप्लेस करने में समय लगेगा,
लोकल फॉर वोकल जैसे हमने कार्यक्रम चलाए, बिल्कुल। आत्मनिर्भर, तो ये आत्मनिर्भर, लोकल फॉर वोकल, ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना का ही एक भाग मांग सकते हैं। पर इसको धार्मिक चेहरा देना कि इसमें केवल हिंदू रहेंगे या मुस्लिम रहेंगे या अल्पसंख्यक रहेंगे, मुझे लग रहा है इसको इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट अगर आप देना चाहते हो तो मैं इस हिंदू राष्ट्र के समर्थन में खड़ा हूँ। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। MPSI की लास्ट वैकेंसी 2017 में आई थी। हम 2025 में बैठे हुए हैं, 8 साल हो गए, अभी तक वैकेंसी नहीं आई। इन 8 सालों में उन छात्रों की उम्र निकल गई, क्या उन छात्रों के लिए ये हादसे से कम नहीं है? हादसा नहीं, उम्र निकल नहीं गई सर, उनकी उम्र ख़त्म हो गई। ख़त्म हो गई। उम्र जो होती है ना, उसमें 10 साल ही जीने लायक होते हैं, और जब लोग जी रहे थे तब वो बच्चे मर रहे थे। अब तो वो जो चल रहे हैं वो जिंदा लाश हैं। ज़रा ध्यान से देखना उनसे, तुम उनसे बातें करना तो वो कहीं और खोए हुए होंगे। किसी ने इस चीज़ को फील नहीं किया। दूसरा, इतने समय में वैकेंसी ना आना कई सारी चीज़ों को चिन्हित करता है। स्टाफ की कमी होना, जो लोग हैं उनको पदोन्नति पे पहुंचाना। पदोन्नति पे पहुंचने का मतलब है कि तुम्हें नए स्टाफ की आवश्यकता नहीं है। तो अगर राज्य को मजबूत करना है तो पुलिस प्रशासन को मजबूत होना होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में बच्चे हैं, मध्य प्रदेश में प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है। मध्य प्रदेश में एक अवस्था नहीं, उसे बोलते हैं युवावस्था। मध्य प्रदेश का युवा विलुप्त है, वो किसी की नज़रों में है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता मध्य प्रदेश में। अगर करता होता तो सरकार उनकी आवाज़ें सुन रही होती, और इसका जिम्मेदार सिर्फ युवा ही है। वोट का पावर नहीं जानते, एक उंगली का पावर नहीं समझ रहे हैं। आधे में से अधिकांश बच्चों ने तो अपने वोटर कार्ड नहीं बनवाए होंगे। जो बच्चे आज प्रताड़ित हैं उनमें से 90% या मैं कहूँ 50% बच्चों ने तो वोट भी नहीं डाले होंगे। जिस दिन वोट की ताकत समझ जाओगे, नेता तुम्हारी ताकत समझेंगे। तुम मुर्दे हो, तुम नेता हो, तुम वोट डालते नहीं हो, केवल अधिकारों की मांग करने चले आए हो, तो तुम राजनीतिक मुद्दे में ही नहीं हो। जिस दिन तुम राजनीतिक मुद्दे में आ जाओगे, ऐसा ही साल में 2 बार आएगी। नहीं आओगे तो 18 साल हो जाए, 8 क्या, नहीं आएगी। और तुम धरने पे बैठ के मर जाओ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मर गया ना बिहार में एक लड़का, फ़र्क पड़ा किसी को? क्योंकि तुम मुद्दे में ही नहीं हो। बात समझो, मुद्दे में आना है तो वोट डालना सीखो। मैंने SI की बात इसलिए की क्योंकि 2018 में जब मैं इंदौर आया था तो मैं SI की तैयारी के लिए आया था। जब 2020-19 में कोविड लगा तो मैंने इस फील्ड को ही छोड़ दिया, इसलिए मैंने SI की बात किया था। आप इसको और दूसरे तरीके से देखें कि जब आप 2018 में ऐसा ही तैयारी करने आए थे, अनाप शनाप वैकेंसियाँ थी, बिल्कुल, जो भी वैकेंसी निकली थी लास्ट इससे ईयर पहले, निकली थी। लास्ट ईयर, उसका पता है अब क्या प्रभाव पड़ा? इंदौर का जो भंवरकुआं क्षेत्र है भर गया, पूरे हरियाली थी, हॉस्टल फुल थे, खाने बनाने वाले टिफ़िन सेंटर फुल थे, किताबें बेचने वाली किताबों की दुकान फुल थी, ऑटो चलाने वाले के ऑटो फुल थे, कोचिंग के कोचिंग फुल थे, उसमें लोगों को रोज़गार मिल रहा था। सिर्फ एक वैकेंसी की आस में एक इकोनॉमी का रन कर गया। मैं सरकार से यही निवेदन करने गया था कि तुम 700 नहीं 500 भी दे देते तो एक इकोनॉमी का रन शुरू हो जाता। अब पढ़े लिखे उतने होते तो चीज़ों को समझ पाते। ईगोइस्टिक हैं, उन्हें लगा कि अगर हमने अभी बात मान ली तो हर बार बात माननी पड़ेगी। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने इस हालत पर ला दिया है। मध्य प्रदेश सरकार 11 महीने में 44,000 करोड़ का कर्जा ले चुकी है। बिल्कुल। अब इसका जवाब तो आपको देना होगा ना। जब खस्ता हालत है, मध्य प्रदेश के इंदौर की आप हालत देखिए, आज से 3 साल पहले कैसा था, आप उसकी हालत कैसी निरंतर होती जा रही है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में अगर 500 पोस्ट PSC की आती हैं तो उस भंवरकुआं के क्षेत्र में ना जाने कितने लोगों को रोज़गार सृजन की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो सरकार चाहती नहीं है कि इस प्रकार के रोज़गार, सरकार सीधा सा एजुकेशन से कोई लगाव नहीं है, जैसे भी ख़त्म हो ख़त्म कर दो। मैंने SI की बात अपनी इसलिए भी की क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि SI में जाना मेरा सपना था, मीडिया में आना मेरी मजबूरी है। तो मध्य प्रदेश के युवाओं का, पहली बात तो मध्य प्रदेश का युवा अगर कोई सपना देख रहा है तो वो सबसे बड़ी भूल कर रहा है अपने जीवन की, बिल्कुल, है ना। मध्य प्रदेश का युवा सपने कम मजबूरियां ज़्यादा ढो रहा है। जो तुम्हारा सपना था अगर तुम उसके तो जीवन में काम करोगे, खुशी नहीं मिलेगी, है ना। वो बात अलग है, आप तुम्हें जो काम कर रहे हो उसमें तुम खुशी ढूंढ रहे हो, ढूंढना और खुशी होने में फ़र्क है। लेकिन ठीक है, अभी इस मुद्दे पे ज़्यादा बोलना मुझे नहीं लग रहा कि उचित है, क्योंकि ऐसा ही मेरा क्षेत्र भी नहीं है, और जो मेरा क्षेत्र है वहाँ मैंने भरसक प्रयास किया, आंदोलन भी किया। अब जिन बच्चों को ये लगता है कि आंदोलन सफल नहीं रहा, सफलता इस मायने से है कि कम से कम हमारी बात CM साहब ने सुनी,
और असफलता इस मायने से है कि मांगे एक भी लिख कर नहीं दी गई। तो मैं उन बच्चों से बस इतना कहूँगा कि इस आंदोलन की असफलता का जिम्मेदार मैं हूँ। अब मेरी आलोचना करने से अगर समस्या का समाधान हो सकता है तो स्वीकार है, नहीं तो 16 फरवरी के एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। जो भी होता है छात्रों के हित के लिए होता है। भविष्य में अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी निस्वार्थ भाव से फिर से खड़ा रहूँगा। लड़ाई लंबी है, इतनी आसानी से हार नहीं मानना है, शोल्डर नहीं गिराने हैं। एग्ज़ाम कब होगा, रिज़ल्ट कब आएगा, वैकेंसियाँ कितनी आएंगी, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में केवल एक बात है, तैयारी कैसे करनी है, किस स्तर की तैयारी करनी है। 1 पोस्ट हो तो अपना 100% दो, 1000 पोस्ट हो तो अपना 100% दो। तुम्हारा जो कर्म है तुम वो करो, मेरा जो कर्म है वो मैं कर रहा हूँ। सरकार को जो करना है वो सरकार को करने दो। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।